नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मौका है कि वो अपना जो राजनीतिक प्रभाव है उसको एक बार फिर साबित कर सकती है। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा और उसके प्रभाव में कमी आई, उसकी सीटें घट गईं, समाजवादी पार्टी उससे आगे निकल गई। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। उससे भारतीय जनता पार्टी की साख पर भी असर आया और उसकी जो राजनीतिक धमक थी उसमें भी कमी आई। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही थी। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव, 4 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीतकर जो धमक बनाई थी और जो एक राजनीतिक शिखर प्राप्त किया था, उसमें इस चुनाव में गिरावट आ गई, डेंट आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं। लेकिन अब एक अवसर आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करके, भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को, जो सीटें उसके पास पहले से थीं, 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास और 2 सहयोगियों के पास थी, उन्हें जीतकर और समाजवादी पार्टी की जो 5 सीटें हैं उसमें सेंध लगाकर अपनी साख को फिर से बना सकती है। और ये जो चुनाव होगा, ये 2027 के विधानसभा चुनाव का आईना भी होगा। इसी से तय होगा कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कैसी परफॉर्मेंस दिखाती है, समाजवादी पार्टी क्या करती है, ये एक आईना होगा अगले विधानसभा चुनाव का। अभी की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 3 विधानसभा सीटें थीं। तीनों सीटों पर उसके विधायक लोकसभा चुनाव लड़े और वो जीत गए। इससे ये 3 सीटें खाली हुई। इसमें गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के पास थीं, जिसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मिर्जापुर की मझवा सीट, जो कि उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी के पास थी। मीरापुर पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी थे, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे, वो लोकसभा चुनाव जीत गए। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी जिन पर उपचुनाव होना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अखिलेश यादव की थी, जो मैनपुरी की करहल सीट है। ये अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, अब वो लोकसभा में आ गए। उसके अलावा अयोध्या की 2 सीटें, मिल्कीपुर और कटेरी, ये दोनों समाजवादी पार्टी के पास थी। कटेरी से लालजी वर्मा सांसद बन गए और मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए। इसमें जो कटेरी सीट है वो अंबेडकर नगर जिले की है, मिल्कीपुर अयोध्या जिले की है। इसके अलावा कुंदरकी मुरादाबाद में ये समाजवादी पार्टी के पास ही थी। कुंदरकी समाजवादी पार्टी, वहाँ भी इनका जो विधायक थे वो सांसद हो गए। इसके अलावा सीसामऊ एक सीट कानपुर की है। इस सीट पर वहाँ के विधायक इरफान सोलंकी, उनको सजा होने के बाद ये सीट रिक्त घोषित हो गई। एक तरह से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं। अब समाजवादी पार्टी भी ये कोशिश करेगी कि अपनी 5 की 5 सीटें बचाए और भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ सीटें छीन ले। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी इस कोशिश में है
कि वो अपनी सभी सीटें बचाए और सहयोगी बचाएं और समाजवादी पार्टी से अधिकतम सीटें छीन ले। इसके लिए दोनों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 सीटें हैं उनको अपने 5 उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में विभाजित किया है। यानी कि इन 5 नेताओं के सुपरविजन में दो दो विधानसभा सीटें रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण सीट अयोध्या और अंबेडकर नगर की है। अंबेडकर नगर की कटेरी और अयोध्या की बिल्कीपुर, ये दोनों सीटें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर्यवेक्षण में रहेंगी। सीधे मुख्यमंत्री वहां दौरा करेंगे और उनके जीतने की चिंता करेंगे, वहां की रणनीति बनाएंगे। वैसे तो सामूहिक रणनीति बनेगी, लेकिन उसके एक तरह से कहा जाए कि प्रभारी योगी आदित्यनाथ होंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह को भी 2 सीटों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुरादाबाद की कुदर की सीट, जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद के ही निवासी हैं, तो उन्हीं के जिले की कुदर की सीट की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट का पर्यवेक्षण भी चौधरी भूपेंद्र सिंह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के पास भी 2 सीटों का पर्यवेक्षण रहेगा। इसमें गाजियाबाद की सदर सीट और अलीगढ़ की खैर सीट होगी। केशव प्रसाद मौर्य के पास जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास उन्हीं के जिले की प्रयागराज की फूलपुर सीट और मजबान मिर्जापुर की ये 2 सीटें होंगी। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल सीट, जो अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई है, इसका पर्यवेक्षण है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी देकर 5 हिस्सों में बांट लिया है। भारतीय जनता पार्टी के 5 शीर्ष नेता इन सीटों को जीतने की रणनीति बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिन से अयोध्या के दौरे पर हैं और उन्होंने इन सीटों का भी समीक्षा की है और वहां की स्थिति को जाना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में, जहां पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं पार्टी का ये पूरा जो कोर ग्रुप है, जिसमें 5 नेता शामिल हैं, 2 डिप्टी सीएम, 1 मुख्यमंत्री और 2 संगठन के लोग, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, पांचों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ये देखना होगा कि ये नेता किस तरह से अपने कौशल से इन सीटों को जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को सुधारते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे खास बात यह है कि केंद्र की निगाह इन 10 सीटों पर है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन 10 सीटों के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण फैसले लेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले 2027 के हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आमूल-चूल संगठनात्मक परिवर्तन भी हो, लेकिन ये परिवर्तन लोकसभा चुनाव हारने के बाद, लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कहा जाए, हार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सीटों पर हार मिली। पिछली सीटें जो जीती थी उनको हरा भारतीय जनता पार्टी ने, तो अधिकांशतः माहौल ये बना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। इसके बाद प्रदेश के 5 नेताओं की साख पर भी असर आया, लेकिन अब इस साख को सुधारने का एक सुनहरा मौका है। इस पर वो परिश्रम करके रणनीति बनाकर कैसे जीत हासिल करते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व तो उसके बाद ही फैसला लेगा। अगर कुछ बदलाव भी करने होंगे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ही, उपचुनाव के बाद ही बदलाव होंगे। हालांकि हर सीट का समीकरण बहुत जटिल है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, उनको भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव परंपरागत रूप से रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी बचा सकते हैं। लेकिन जो सीटें अखिलेश यादव की पार्टी के पास थीं, वो बहुत कठिन सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मैनपुरी की सीट करहल। मैनपुरी एक तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है।
उसी तरह से अयोध्या और अंबेडकर नगर की सीटें। हालांकि अयोध्या जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर मिल्कीपुर की सीट जीत लेती है, कटहरी की सीट जीत लेती है, तो एक तरह से जो दंश उसको मिला है लोकसभा चुनाव में अयोध्या हारने का, वो समाप्त हो सकता है। उस दंश से भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो सकती है। इसी तरह से कानपुर की सीट जो इरफान सोलंकी के इस्तीफे से रिक्त हुई है, इस्तीफा क्या, वो सीट उनको अयोग्य घोषित किया गया। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। फूलपुर महत्वपूर्ण सीट है। इन सीटों को समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से जीते, लेकिन जो मुकाबला है बहुत कड़ा होगा। इस उपचुनाव का एक फैक्टर और है। ये फैक्टर है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है। परंपरागत रूप से बहुजन समाज पार्टी मायावती उपचुनावों से दूरी बनाकर रखती थी, वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी। उनका जो वोट बैंक था, दलित वोट, वो या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता था या सपा के साथ। लेकिन इस बार वो खुद मैदान में उतर रहे, तो इससे राजनीतिक समीकरण जरूर प्रभावित हो। अब उनका जो अपना वोट है वो उनके पास रहेगा। उसके बाद की जो परिस्थितियां होंगी उसका फायदा सपा को मिलेगा कि भाजपा को मिलेगा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिस पर एक नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। जैसे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, खासतौर से कुदरकी, मीरापुर और खैर में वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। अगर चंद्रशेखर ने अपने प्रत्याशी उतारे तो समीकरण एकदम भिन्न होंगे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करके अपनी जो राजनीतिक साख है उसको बरकरार रखने में और उसमें सुधार लाने में, अपना जो उसका राजनीतिक प्रभुत्व है उसको फिर से हासिल करने में सफल होती है कि नहीं, ये चुनाव में ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।